कि इसको कामयाब नहीं होने दिया जा रहा है। तो फिर ये अध्ययन करना होगा कि भाई वो कौन लोग हैं जो इसे कामयाब नहीं होने देना चाहते। तो फिर आप वहीं पहुंचते हैं, क्योंकि धम्म का आंदोलन, बुद्ध की शिक्षाएं अगर कामयाब होती हैं तो फिर जन्म से कोई सर्वश्रेष्ठ है, ऊंचा है, ये मिथ्या प्रचार समाप्त हो जाता है। फिर समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए नैतिक बनना होगा, चरित्रवान बनना होगा, योग्य बनना होगा। योग्य होगा तब से होगा, चरित्रवान होगा तभी समाज उसको सम्मान देगा, अन्यथा उसको सम्मान नहीं देगा। तो अगर वो ब्राह्मण व्यवस्था कायम रहती है तो वो जन्म से ही सर्वश्रेष्ठ है, फिर उसको सर्वश्रेष्ठ बनने की जरूरत नहीं है। तो इस किस्म का ये हमारे बीच में है। जैसा मैंने आपको बताया कि मुख्य जो संघर्ष है भारत में, वो सत्ता का संघर्ष मुख्य संघर्ष नहीं है। अब हमको बड़ा करंट लगता है, हमको जब ये बात कही जाती है कि सत्ता का, शासन सत्ता का मुख्य संघर्ष नहीं, तो हमको बड़ा करंट लगता है। क्योंकि क्यों लगता है वो करंट? वो लगता है क्योंकि आज तक हमने जो सुना है, जब से वो संभाला है, तो हमने यही सुना है कि शासन सत्ता हमारे हाथ में होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो लगता है पता नहीं है भारती जी कहां से चल के आ गए, ये कह रहे कि नहीं ये नहीं है। तो मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूं, पुष्प मित्र संघ की क्रांति का मैं आपको चर्चा करता हूं। जब राजाओं के राज होते थे तो ऐसा होता था कि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करके उसका राज पाट छीन लेता, जो होता था परंपरा के उस जमाने में, ठीक है, और वो राजा बन जाता। लेकिन प्रजा के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हजारों ऐसी घटना है इतिहास में कि बेटे ने बाप का कत्ल किया और बाप ने बेटे का कत्ल किया, राजपाट छीन लिया, लेकिन प्रजा को उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन पुष्प मित्र संघ की क्रांति इससे भिन्न है, अलग है। कैसे अलग है? जब उसने गृहदत्त की हत्या की तो हत्या करने के बाद उसने शासन सत्ता ही स्थापित नहीं की, बल्कि बुद्ध धर्म के कारण जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था नैश हो गई थी, खत्म हो गई थी, उसने उस व्यवस्था को स्थापित किया, उस व्यवस्था को पुनः उसने स्थापित किया और उसने बौद्ध भिक्षुओं का सर कत्ल करने के लिए 100 सोने की दीनार तक घोषित कर दी। मतलब जो बुद्ध की चर्चा करेगा उसको मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। अब 3 प्रश्न हमारे सामने फिर खड़े होते हैं। पहला प्रश्न जान, दूसरा प्रश्न माल, तीसरा प्रश्न ईमान। ईमान कहते हैं अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, माल कहते हैं अपनी संपत्ति को, और जान कहते हैं अपने जीवन को। एक बड़ा छोटा सा प्रश्न है कि जब आपके सामने ये तीनों प्रश्न हो कि आपको जान चाहिए या ईमान चाहिए, जान चाहिए, जिंदा रहना चाहते हो या बुद्ध धर्म में रहना चाहते हो, और तलवार गर्दन पर रखी हो, तो क्या निर्णय लोगे? मुझे लगता है साधारण सा निर्णय होगा कि मुझे जिंदा रहना है। क्यों? तो जिंदा रहने के लिए फिर हमसे हमारी संस्कृति छीन ली गई, श्रमण संस्कृति को तहस नहस कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया और ब्राह्मण संस्कृति को पुनः स्थापित कर दिया गया। ये बात जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा लिखी गई एक किताब क्रांति की प्रतिक्रांति, यदि आप पढ़ेंगे तो बड़े अच्छाई से आपके समझ में आ जाएगी। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से बड़ा विद्वान हमारा कोई बड़ा सोचे
शुभचिंतक मैं समझता हूँ दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। तो उनकी इस किताब को हम जब पढ़ेंगे तो हम अच्छी तरह से इस बात को समझ पाएंगे। तो ये हमको करना है। तीसरा मैं आपको उदाहरण बताता हूं, जो ऐसा कहते हैं कि शासन सत्ता होगी तो हमारा काम हो ही जाना है। शासन सत्ता का मैं विरोधी नहीं हूं, मैं भी पक्षधर हूं कि शासन सत्ता हमारे हाथ में आनी चाहिए। जितना मैं धर्म का पक्ष लेता हूं उतना ही मैं शासन सत्ता का भी पक्ष लेता हूं। लेकिन कुछ एग्जाम्पल है, कुछ उदाहरण जो मैं आपके बीच में पेश कर रहा हूं। पहला उदाहरण है 800 वर्ष मुगलों का शासन हमारे देश में। लगभग 800 वर्ष मुगलों का शासन रहा। ब्राह्मणों की संस्कृति को कोई नुकसान हुआ? नहीं हुआ। पहला प्रश्न नहीं हुआ ना सर। अगर शासन सत्ता से होना ही था तो 800 वर्ष मुगलों के शासन में ब्राह्मण संस्कृति तहस नहस हो गई होती, खत्म हो गई होती ना। लेकिन नहीं, क्योंकि ब्राह्मण अपनी संस्कृति की रक्षा स्वयं उसमें करता रहा, उसने उसको नुकसान नहीं होने दिया। चलिए मुगलों का शासन चला गया, अब शासन आ गया अंग्रेजों का। 150-200 वर्ष अंग्रेजों का शासन रहा। 150-200 वर्ष अंग्रेजों के शासन में ब्राह्मण संस्कृति को कोई नुकसान हुआ? प्रश्न का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ब्राह्मण उस शासन में भी अपनी संस्कृति को संरक्षित करने में कामयाब रहा। अब आ जाइए 20वीं घटना पर। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हो गया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। और संविधान की आर्टिकल 13 ने प्राचीन काल की समस्त व्यवस्थाओं को शून्य घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? मनुस्मृति भी शून्य घोषित, ब्राह्मण संस्कृति भी शून्य घोषित, परंपराएं भी शून्य घोषित कर देंगे कि नहीं? अच्छा बताओ, 72 वर्ष हो गई, उसकी संस्कृति को कानूनन संविधान में बाकायदा शून्य घोषित कर दिया गया है। उसके बाद ब्राह्मण संस्कृति खत्म हो गई कि बढ़ रही है आगे? बढ़ रही है ना आगे? इसका मतलब हमारा मुख्य संघर्ष संस्कृति, हमारा संघर्ष संस्कृति। बाबा साहब को हमने पढ़ा है, कांशीराम साहब को हमने सुना है, बाबा साहब को हमने पढ़ा है। बाबा साहब ने भी कहा है कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी वह समाज लंबे समय तक राज सत्ता में कामयाब नहीं हो सकता। ये बाबा साहब ने कहा है। और कांशीराम साहब ने तो हजारों बार कहा है, या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सुना है। उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी और फ्रेंच पत्रकार ने कांशीराम जी से पूछा कि भाई आपका मिशन तो कामयाब हो गया उत्तर प्रदेश में, तो कांशीराम साहब ने कहा नहीं, मेरा मिशन कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने कहा आपकी सरकार होंगे, आप कह रहे कामयाब नहीं हुआ। कांशीराम साहब ने स्पष्ट कहा सत्ता एक माध्यम है, मकसद नहीं है। सत्ता एक माध्यम है, मकसद नहीं है। तो उन्होंने पूछा मकसद क्या है? कांशीराम साहब ने कहा सामाजिक परिवर्तन, समाज को बदलना हमारा मकसद है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि आरएसएस के किसी भी कार्यकर्ता से आप बात करो, वो हाथ जोड़ के कहते हैं ना, राजनीति में हमारा राजनीति से कोई सरोकार नहीं, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं। उनका छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता मोहन भागवत भी यही कहता है कि हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। कहता है क्या नहीं?
लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आरएसएस से बड़ा राजनीतिक संगठन कोई दूसरा नहीं है। आरएसएस से बड़ा राजनीतिक संगठन कोई दूसरा नहीं है। जो राजनीतिक नहीं है वही बड़ा राजनीतिक नीति निर्धारण करने की पावर रखता है। जैसे माननीय काशीराम साहब काम से for DS4 बना के उन्होंने राजनीतिक नीति निर्धारण करने का एक काम पूरे देश में किया। तो हमें पुनः अपनी संस्कृति को कामयाब करना है। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि कौन ऐसा है जो इसको कामयाब नहीं होने देता। तो हम इसका अध्ययन चिंतन करेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं वो इस बुद्ध की शिक्षाओं को भारत में कामयाब नहीं होने देते। अब हमको ये अध्ययन करना होगा कि भाई उनके पास इतनी बड़ी ताकत क्या है जो वो रोक लेते हैं। तो सबसे पहले बुद्ध ने अपने समय में जब उनकी व्यवस्था को तहस-नहस किया था तो बुद्ध के पास एक संघ था और उसका नाम था भिक्षु संघ। और तब ब्राह्मणों के पास कोई संघ नहीं था। आज बुद्ध के अनुयायियों में कोई संघ नहीं है, उल्टा हो गया है। आज ब्राह्मणों का संघ है जिसको हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जानते हैं। और वही नियम चलाए उन्होंने जो बुद्ध के भिक्षु संघ में नियम थे ना, क्या सदाचार, राष्ट्रभक्ति का भजन गीत, अल्प भोजन, सादा जीवन, यानी जो बुद्ध की नीतियां थी बहुत सारी उनको उन्होंने उसमें से चुराने का काम किया है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि उस संघ के पास पावर क्या है। तो मैं आज आपको बता रहा हूं 2 लाख ब्राह्मण के लड़कों ने अविवाहित रहकर द्वारा रहकर अपने को आरएसएस को समर्पित किया है हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने के लिए। समझ रहे हैं आप लोग? भैया बात मत करिए आपस में, भैया प्लीज दे रहे हो 2 लाख। दूसरी उनकी ताकत क्या है? तीसरी ताकत है इस देश का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितना भी लीडिंग मीडिया है 100% उनकी विचारधारा का रातों दिन प्रचार प्रसार करता है। उनकी गली शड़ी व्यवस्था को दोबारा थोपने के लिए लोगों के माइंड को तैयार करता है। चौथी पावर क्या है उनके पास? चौथी पावर है इस देश का उद्योगपति, इस देश का अनिल अंबानी, इस देश का अडानी, इस देश का रतन टाटा अपनी इनकम का 10% भाग संघ को दान देते हैं। उन्हें हमें गुलाम और लाचार बनाने के लिए ये उनकी चौथी ताकत है। 5वीं ताकत क्या है? 5वीं ताकत है इस देश की समस्त संवैधानिक ताकतों पर अपने लोगों को बिठाना। जितनी भी संवैधानिक ताकत है, जितना भी पावर संविधान ने बाबा साहब ने आपको दिया है, उन सबका अतिक्रमण कर लिया गया है। ये मैं बड़े आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अब हमारे लोग कहते हैं कि भाई सत्ता हमारे हाथ में। मैं कहता हूं बड़ी अच्छी बात, स्वागत है, हम इस लायक हो जाएं। श्रीराम साहब कहते थे हम अपनी नालायकी को दूर कर लें, लायकी पैदा कर लें तो हम इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम इतनी ताकत पैदा कर रहे हैं
कि इस देश की सत्ता हमारे हाथ में हो। और लेकिन जब तक ताकत पैदा नहीं कर पा रहे तब तक हमें क्या करना चाहिए? तब तक हमें हमारे विचारधारा के लोगों में सत्ता हो। मैं उदाहरण में आपको बता देता हूं। राष्ट्रपति कौन है आज? ब्राह्मण है, नहीं दलित। ठीक, प्रधानमंत्री ब्राह्मण है, नहीं। देश के राज्यों में देखो मुख्यमंत्री कौन है, लेकिन सत्ता हुकूमत ब्राह्मण के सीधे हाथ में नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट सारा पावर ब्राह्मण के ही हाथ में है। मोदी जी की हैसियत मोहन भागवत की बात काट दें। मोहन भागवत तो सत्ता में कुछ भी नहीं है ना, एमपी भी नहीं है। मोदी जी की हैसियत में मोहन भागवत की बात काट दें, नहीं ना। अच्छा, हम सत्ता में सीधे हैं। 131 सांसद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बैठे हैं और 200 सांसद ओबीसी के बैठे हैं। 300 से ऊपर सांसद हम सीधे पार्लियामेंट में बैठे हैं। बैठे कि नहीं? हमारी 300 सांसदों की हैसियत है कि मोदी से हम एक कानून पास करा रहे हैं। बड़े बड़े कड़े सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। बड़ी जो जीवन की कड़वी सच्चाई है वो आप लोगों के बीच में रखा हूं। जबकि 131 सांसद, चलो ओबीसी के सांसद अभी हम साइड कर रहे हैं, 131 सांसद अगर आज अविश्वास का प्रस्ताव राष्ट्रपति को दे दें तो 5 मिनट में मोदी सरकार गिर जाएगी। नहीं गिर जाएगी? गिर जाएगी ना। लेकिन लोग हमारे हैं, हार्ड मास हमारा है, दिमाग हमारा नहीं है। हमारे लोगों के दिमाग का अपहरण कर लिया गया है, ये समस्या है। तो अब हम लोग, ये मैंने आपको समस्याएं बताई जिन पर हमें चर्चा करनी है। 10 मिनट में और आपके बीच में बोलूंगा। करना क्या चाहिए? करने के लिए सबसे पहले लोग चाहिए। लोग माने अच्छा हो, कुछ युवा निकले, अपना गृह त्याग करें, बड़ी खुशी हो। कुछ लोग निकले, 10 लोग भी निकले, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, मेरे पास बहुत बड़ी प्लानिंग है। अगर मुझे 10 लड़के आज मिल जाएं और वो ये कहते साहब हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं, आज के बाद मेरा पूरा जीवन धम्म के लिए, बाबा साहब के लिए, बुद्ध के लिए, फूले के लिए, साहू के लिए, आज से मेरा पूरा जीवन आप इस्तेमाल करो। मैं आपको भरोसे के साथ कह रहा हूं, 5 वर्षों में हम आरएसएस को पीछे कर देंगे। इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर देंगे पूरे भारत में। 10 लोग मिलते हैं, लेकिन एक भी नहीं मिलते। भाषण मिलेगा, आश्वासन मिलेगा, जैसे ही काम बताओ वैसे ही कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई बहाना सामने आ जाएगा। चलिए, और फुल टाइम अगर लोग नहीं मिलेंगे तो मूवमेंट रुकना नहीं चाहिए। क्यों साहब? तो पार्ट टाइम वालों से काम चलाना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि 24 घंटे में से 2 घंटे, 1 घंटा आप अपने शरीर पर लगाओ और 1 घंटा आप समाज पर लगाओ। ये कम से कम योगदान है। मतलब त्याग का सबसे छोटा सैंपल है ये। 2 घंटे, 1 घंटा सुबह 5 बजे उठकर योगा करो, वॉकिंग करो, शरीर को फिट करो। जब आप शारीरिक रूप से फिट रहेंगे तो आपका दिमाग भी अच्छा काम करेगा और आपका शरीर भी अच्छा काम करेगा। 1 घंटा आप अपने जिस्म पर, अपने शरीर पर लगाइए और 1 घंटा आप समाज के लिए रिजर्व कर दीजिए।
22 घंटे बच गए। 22 घंटे आपके परिवार के लिए, खाने के लिए, नौकरी करने के लिए, कारोबार करने के लिए, बच्चों के लिए, नातेदार के लिए, रिश्तेदार के लिए बहुत है, बहुत है। 1 घंटे का मतलब आपने सप्ताह में 6 दिन में 1-1 घंटा रोज बचाया तो 6 घंटे आपके बच गए। 6 घंटे बच गए तो हफ्ते में 1 दिन आप, एक सप्ताह में 1 दिन आप समाज के लिए लगा सकते हैं। 4 लोगों ने तय कर दिया, 4 लोगों ने बना लिया कि भाई हम लोग फलास रविवार को, इतवार को मंगोलपुरी जाएंगे। पूरे दिन 4 लोग, 2 स्कूटर मोटरसाइकिल पे, और हाथ में पर्चा होना चाहिए, हैंडबिल होना चाहिए, फोल्डर होना चाहिए, अपने धर्म का प्रचार करेंगे। ये मैं प्रैक्टिकल बात है आपको बता रहा हूँ। कांशीराम साहब ने जो आपसे बनाई थी, उसमें जो लोग रहे होंगे, या हमसे पहले लोग रोज थोड़ी नौकरी छोड़ के काम करते थे, इसी तरह से प्लानिंग करते थे कि भाई कितनी छुट्टियां हैं, छुट्टियों को पहले डिसाइड करते थे और पहले प्लानिंग कर लेते थे, और सुबह 7 बजे थैला लटकाया और चल देते थे। भागीदारी आंदोलन पंजाब में महारेली, मुख्य अतिथि कांशीराम, लाओ 10 रुपये, तो सब यही था ना, लाओ 10 रुपये, 10 रुपये मांग के, 1 रुपया मांग के, 2 रुपया मांग के भिखारी समाज को राजा बना दिया। काम करना अलग है और योजना बना के काम करना अलग है। आज पूरे देश में हमारा कोई संगठन नहीं है जो प्लानिंग बना के, योजना बना के काम करता हो। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 घंटा आपका। हम लोग कर सकते हैं, संगति करनी हो। एक बार अंकल जी बैठे हैं, हमारे पूज्य, किसी राजा ने तथागत को, भिक्षु संघ को भोजन दान दिया, और भोजन दान के बाद उसने निवेदन किया राजा ने कि तथागत हमारे लिए कोई निर्देश। तो बुद्ध ने कहा, अपने मंत्रियों के साथ संगति करते रहना, अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संगति करते रहना, अपनी प्रजा के बीच में जाके संगति करते रहना, और जब तक आप ये करते रहोगे तब तक आपका राज्य मजबूत रहेगा, कोई टिका नहीं पाएगा। तो हमें संगति करनी है, हमें समाज को तैयार करने के लिए 140 करोड़ में से 40 करोड़ अभी हम छोड़ दें। बुद्ध की शिक्षा नहीं कहती उनको छोड़ा जाए, उनको भी शामिल किया जाए, उनकी शिक्षाएं नहीं कहती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम उनको छोड़ देते हैं। तो 100 करोड़ लोगों को अविद्या से ऊपर लाने के लिए, अज्ञान से ऊपर लाने के लिए हमको परफेक्ट टीचर की जरूरत है। हमारे पास परफेक्ट टीचर नहीं है, बुद्धिमान ज्ञानवान। हम बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब के पास क्या पावर थी, क्या ताकत थी? बाबा साहब के पास कोई सेना थी क्या? बाबा साहब के पास कोई बहुत बड़ा धन था क्या? बाबा साहब के पास बुद्धि की ताकत थी। बुद्धि की ताकत से ही गांधी डरता था, और बुद्धि की ताकत से ही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बाबा साहब से डरता था। इतिहास गवाह है, 40 वर्ष की उम्र में बाबा साहब, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, गोलमेज सम्मेलन में डोनाल्डे, उसको उंगली करके बात करते थे, ऐसे करते थे। दुनिया के किसी नेता में ताकत नहीं थी कि उस डोनाल्डे को उंगली करके, जिसके राज्य में सूरज उगता था और जिसके शासन में सूरज डूबता था, इतना पावरफुल को बाबा साहब कहते थे, मिस्टर डोनाल्ड, तुमने भी हमारे लोगों के साथ न्याय नहीं किया।